ब्रिटेन में उदारवाद, उसका उदय और विकास वहाँ किस प्रकार से हुआ, इसके प्रथम भाग में आज हम देखेंगे ब्रिटेन में उदारवाद का किस प्रकार से उदय हुआ, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे। इसमें उदारवाद का अभिप्राय क्या है, क्या अर्थ है इसका, फिर उदारवाद के प्रकार अथवा उसकी धारणाएं क्या हैं, इस पर बात होगी। इसके बाद ब्रिटेन में उदारवाद के मार्ग की कौन सी बाधाएं हैं, किस तरह की बाधाएं ब्रिटेन में उदारवाद के मार्ग पर आईं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। और अंत में ब्रिटेन में उदारवाद हेतु कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी थीं, कुछ ऐसे कारण या ऐसी परिस्थितियां वहां विद्यमान थीं जिसके कारण उदारवाद प्रोत्साहित हुआ, विकसित हुआ और उसके विकास में सहयोग मिला। तो ये प्रथम भाग में इतना आज हमारे अध्ययन का विषय है। इसके दूसरे भाग में ब्रिटेन में उदारवाद के व्यवहारिक विकास के ऊपर विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं पृष्ठभूमि। उदारवाद का अभिप्राय क्या है। 16वीं से 18वीं बल्कि 19वीं सदी तक का वह बौद्धिक आंदोलन जो मध्यम वर्ग के विचारों का प्रतिनिधित्व करता था तथा रूढ़िवाद, निरंकुशता तथा असमानता का विरोध करते हुए जनता की व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं बहुत हद तक लोकतंत्र का भी समर्थन करता था, ऐसी जो विचारधारा है वह उदारवाद कहलाती है। दो वैचारिक क्रांतियों, पुनः जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन के फलस्वरूप उदारवाद का जन्म हुआ ऐसा स्वीकार किया जाता है। वस्तुतः वैचारिक रूप में 16वीं शताब्दी से यह प्रारंभ हो चुका था। सामंतवादी व्यवस्था के पतन ने उदारवाद हेतु वातावरण तैयार किया था, सहयोग किया था। उदारवाद के जनक के रूप में लॉक को स्वीकार किया जाता है। हॉब्स, टॉमस पेन, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, बेंथम, इस विचारधारा के इन लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान इस विचारधारा के विकास में दिया था। अंग्रेजी में लिबरलिज्म शब्द है जो लैटिन भाषा के शब्द लिबर से उद्भूत है। लिबर शब्द का अर्थ स्वतंत्रता से लिया जाता है। कुछ लोग लिबर्टी से भी इसके उत्पन्न होने को स्वीकार करते हैं, किंतु सामान्यतः लिबर शब्द से लैटिन भाषा के यह उद्भूत हुआ ऐसा माना जाता है। 19वीं सदी में इसका अर्थ व्यक्तिवाद से संबद्ध किया गया था। वर्तमान युग में इसको जन कल्याण अथवा समाज कल्याण से जोड़कर इसका अर्थ स्वीकार किया जाता है। कुछ विद्वान इसे लोकतंत्र का पर्यायवाची भी मानते हैं, किंतु उदारवाद स्वतंत्रता पर अधिक जोर देता है, व्यक्तिगत आज़ादी पर अधिक जोर देता है, जबकि लोकतंत्र का जोर समानता पर अधिक है। किंतु फिर भी लोकतंत्र और इसकी समानता अवश्य है या बहुत हद तक समानता स्वीकार की जाती है। हाउस के अनुसार उदारवाद का संबंध इस धारणा से है कि समाज का निर्माण व्यक्तित्व की स्वयं निर्देशित शक्ति के आधार पर कुशलतापूर्वक किया जा सकता है और केवल इसी नींव पर एक सच्चे समाज का निर्माण किया जा सकता है। अतः स्वतंत्रता व्यक्ति का केवल अधिकार ही नहीं वरन यह समाज की आवश्यकता भी है। पूरा जोर व्यक्तिगत आज़ादी पर है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता यदि प्रदान की जाए तो यही उदारवाद है और उसी से वह व्यक्तियों से ही समाज बनता है, तो पूरे समाज का विकास भी संभव है, ऐसी इनकी मान्यता है। लॉक ने लिखा, किसी को भी किसी अन्य के स्वास्थ्य, स्वतंत्रता या संपत्ति को हानि पहुंचाने का अधिकार नहीं है। यह भी एक प्रकार से व्यक्तिगत स्वाधीनता की ही बात कर रहे हैं। डेरेक हीटर के अनुसार स्वतंत्रता उदारता का सार है। स्वतंत्रता का विचार इतना महत्वपूर्ण है कि उदारवाद की परिभाषा सामाजिक रूप में स्वतंत्रता का संगठन करने तथा इसके निहितार्थों का अनुसरण करने के प्रभाव के रूप में की जा सकती है। लास्की के अनुसार उदारवाद कुछ सिद्धांतों का समूह मात्र नहीं है, बल्कि दिमाग में रहने वाली एक आदत अथवा चित्त की प्रकृति है। सटोरी लिखते हैं, मोटे तौर पर उदारवाद
व्यक्तिगत स्वतंत्रता, न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक राज्य का सिद्धांत तथा व्यवहार है। ये कुछ परिभाषाएं हैं। उदारवाद से अर्थ आपको स्पष्ट हो चुका होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। अब हम देख लेते हैं उदारवाद के प्रकार, ताकि अवधारणा आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए, ताकि ब्रिटेन में इसके व्यवहारिक प्रयोग को आप आसानी से समझ सकें। अथवा धारणाएं, प्रकार या धारणा क्या है उदारवाद के। हैकर के द्वारा अपने ग्रंथ पॉलिटिकल थ्योरी में उदारवाद के 4 प्रकारों अथवा धारणाओं का विवरण दिया गया है। पहला प्रकार बताते हैं, मुक्त बाजार उदारवाद। इससे अभिप्राय व्यापार अथवा अर्थव्यवस्था पर सरकार के न्यूनतम नियंत्रण से है, कि सरकार कम से कम नियंत्रण रखे और ज़्यादा से ज़्यादा बाजार को आज़ादी दे, मुक्त रखे, उस पर ज़्यादा नियम न ला दे। तो ये अर्थ के क्षेत्र में या बाजार के क्षेत्र में उदारवाद। काल्पनिक उदारवाद, हेकर के अनुसार व्यक्ति को ऐसा प्राणी बताया जा सकता है या बनाया जा सकता है जो सर्वदृष्टि से पूर्ण हो, वह विवेकशील, साधन संपन्न एवं स्वयं को सुधारने का इच्छुक होता है। आवश्यकता मात्र उन परिस्थितियों की है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपनी छुपी हुई योग्यता का प्रदर्शन कर सकता है। ये काल्पनिक उदारवाद कहा गया। फिर लोकतंत्र में उदारवाद, इसका संबंध 2 मूल्यों से है। पहला लोकतंत्र और दूसरा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जिसकी हम भूमिका में चर्चा कर रहे थे। यद्यपि ज़्यादातर उदारवादी विचारक व्यक्तिगत स्वाधीनता या स्वतंत्रता पर अधिक बल देते हैं, उदारवाद के अर्थ में भी इसी को स्वीकार किया गया है, किंतु उदारवाद लोकतंत्र का भी समर्थन करता है या लोकतंत्र की भी भावना उसमें निहित होती है। स्वाभाविक है, व्यक्तिवाद है तो प्रत्येक व्यक्ति यदि स्वतंत्र होगा तो पूरी जनता स्वतंत्र होगी। तो लोकतंत्र और उदारवाद के विषय में। और चौथा है सुधारवादी उदारवाद। इससे यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान यदि व्यक्ति न कर पाए तो उसके लिए व्यक्ति राज्य को साधन के रूप में उपयोग कर सकता है या स्वीकार कर सकता है। तो ये सुधारवादी उदारवाद का एक प्रकार है। तो 4 प्रकार इसके बताए गए और इन 4 प्रकारों को हैकर ने बताया था। मुक्त बाजार आर्थिक क्षेत्र में, काल्पनिक उदारवाद एक व्यक्ति के क्षेत्र में, एक व्यक्ति के रूप में अगर हम कल्पना करें, और लोकतंत्र और उदारवाद या लोकतंत्रात्मक उदारवाद, एक तरीके से तो लोकतंत्र को उदारवाद का ही सीधे पर्याय भी समझा जाता है, किंतु पर्याय न होकर समानताएं इसमें हैं। और सुधारवादी उदारवाद, जिसमें राज्य की भूमिका को स्वीकार किया जाता है अपनी समस्याओं के निदान के लिए। अब हम देख लेते हैं ब्रिटेन में उदारवाद के मार्ग की क्या बाधाएं थीं, कौन कौन सी समस्याएं या किस प्रकार से बाधा खड़ी हो रही थी उदारवाद के उदय और विकास में। पहली बाधा थी संसद का वास्तविक प्रतिनिधि सभा न होना। ब्रिटेन की संसद में 2 सभा होती है, प्रथम हाउस ऑफ कॉमन्स और द्वितीय हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सामंत और कुलीन वर्ग के लोग होते थे और अभी भी होते हैं, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स को सामान्य लोगों की सभा माना जाता था। पर इसकी संरचना ऐसी थी कि हाउस ऑफ कॉमन्स में भी कुलीनों अथवा सामंतों का प्रभाव था या उसके प्रभाव से हाउस ऑफ कॉमन्स मुक्त नहीं था। अब ये जो उच्च वर्ग के लोग थे या हाउस ऑफ लॉर्ड्स था, वही बाधा थी उदारवाद के विकास में, क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी थे और उदारवादी कानूनों को पास नहीं होने देते थे। तो संसद का वास्तविक रूप में प्रतिनिधि सभा न होना नहीं थी, जनता के विचारों का दर्पण नहीं थी संसद, और ये इस कारण से उदारवाद के विकास में बाधा थी। सामंतों का शासन पर प्रभाव था, कुलीन वर्ग का अत्यधिक प्रभाव था। सरकार तथा राजा के द्वारा लिए जाने वाले सभी निर्णयों में सामंतों और कुलीनों की या इस वर्ग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण थी। इस कारण से, क्योंकि ये प्रतिक्रियावादी थे, उदारवादी नहीं थे, इस कारण से उदारवादी कानूनों को ये पारित नहीं होने देते थे और अपने हित के लिए उच्च वर्ग के विशेषाधिकारों की रक्षा का प्रयत्न करते थे, और ये विशेषाधिकार उदारवाद के खिलाफ थे। तीसरा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जनता से संपर्क नहीं, जनता से कोई इनको लेना देना नहीं था। ये उच्च वर्ग से थे, कुलीन वर्ग थे, आम जनता की समस्याओं को भी नहीं समझ पाते थे और न ही उनके अधिकारों
या जिसको हम कह सकते हैं उदारवाद के पोषक ये नहीं थे, ये प्रतिक्रियावादी थे और उदारवादी जो मांगे थीं उनका ये विरोध करते थे। जनता की क्या मांगे हैं, क्या इच्छाएं हैं, इससे इनको कोई सरोकार नहीं था और शासन पर इन्हीं का प्रभाव था, ये बाधा थी। हाउस ऑफ कॉमन्स में उच्च वर्ग का प्रभाव, इसी प्रकार से जो हाउस ऑफ कॉमन्स था जिसको कि सामान्य जनता की सभा समझी जाती थी या माना जाता था, वहाँ पर भी कुलीनों का अधिकार था। कारण क्या था कि ज़्यादातर जो निर्वाचन क्षेत्र थे, काउंटीज़ और बरोज, वहाँ पे अधिकांश में 10, 50 या 100 के भीतर कुल मतदाता थे। तो बड़ी आसानी से उच्च वर्ग के द्वारा इनको खरीद फरोख्त के माध्यम से क्रय कर लिया जाता था, इनके मतों को सीधे तौर पर प्रभावित कर लिया जाता था और इस तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स में भी उच्च वर्ग के प्रतिनिधि ही बैठते थे जो उदारवादी मांगों के विरोधी थे। अगला था दोषपूर्ण मताधिकार प्रणाली। मताधिकार प्रणाली भी पूरी तरह से दोषपूर्ण थी। मताधिकार के लिए योग्यताएं बरोज और काउंटीज़ में, बरोज और काउंटीज़ आप समझते होंगे, काउंटीज़ हैं वो ग्रामीण क्षेत्र थे लोकसभा के या हाउस ऑफ कॉमन्स के, और बरोज जो थे, बरो कहा गया था, ये शहरी क्षेत्र थे। इनमें मताधिकार की योग्यताएं अलग अलग थीं। जैसे हमारे यहाँ हम देखते हैं कि वयस्क मताधिकार है, 18 साल की उम्र जिसकी भी हुई वो प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। और एक प्रकार की जो योग्यता है वो भी एक प्रकार की योग्यता नहीं थी, उसमें भी अंतर था। और योग्यता काहे की होती थी? ज़मीन इतनी होनी चाहिए, मकान होनी चाहिए, इतना कर देने वाला, इतना लगान देने वाला, इतना कर देने वाला, ये योग्यताएं थी। आर्थिक योग्यता ज़्यादा थी, जिसके कारण आम जनता और गरीब वर्ग के लोगों को मताधिकार ही प्राप्त नहीं था। जो उदारवादी मांगे कर सकते थे या जिनकी मांग उदारवाद की थी, व्यक्तिगत आज़ादी की थी, उनको वोट डालने का अधिकार ही नहीं था। बहुत कम लोगों को वोट डालने का अधिकार था। इस कारण से ये उदारवादी मांगों को उच्च वर्ग तक या कानून बनाने तक नहीं पहुंचा सकते थे, ये बाधा थी। असंगत निर्वाचन क्षेत्र थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्रफल और जनसंख्या पर आधारित नहीं थे, जबकि वर्तमान में लोकसभा या विधानसभा अपने ही देश में देखें या इंग्लैंड में भी क्षेत्रफल कितना एरिया होगा एक लोकसभा क्षेत्र में या हाउस ऑफ कॉमन्स के एक क्षेत्र में इंग्लैंड के संदर्भ में, और कितनी जनसंख्या उसकी न्यूनतम होनी चाहिए निश्चित है। मताधिकारी या मताधिकार या वोट डालने वालों की संख्या एक निश्चित सीमा उसकी तय की जाती थी, लेकिन ऐसा उस समय नहीं था। कई बड़े शहर थे जहां से कोई प्रतिनिधि ही नहीं भेजा जाता था और कई ऐसे क्षेत्र थे जो निर्जन थे जहां पर कोई व्यक्ति रहता ही नहीं था। ओल्ड सिरम ऐसा क्षेत्र था, लेकिन वहां से प्रतिनिधि भेजा जाता था। आस पड़ोस के जमींदार थे, वो तय कर देते थे और भेज दिया जाता था, उस पर कोई आपत्ति नहीं होती थी। तो असंगत निर्वाचन क्षेत्र थे, क्षेत्रफल और जनसंख्या पर आधारित नहीं थे, और ज़्यादातर ऐसे थे जहां पर वोटरों की संख्या 100 से कम थी अधिकांश में। इस तरह से ये दोष थे, तो उदारवादी मांगों वाले व्यक्ति आगे नहीं पहुंच पाते थे। सामंतों, पादरियों एवं कुलीन वर्ग को विशेष अधिकार, यह उदारवाद का विरोधी है कि उच्च वर्ग को अलग से अधिकार थे। सामंतों को अलग अधिकार थे, पादरियों को विशेष अधिकार प्राप्त थे। इस तरह कुलीन वर्ग जो था, उच्च वर्ग था, उनको विशेष अधिकार थे। कर इनके ऊपर नहीं लगता था या नाम मात्र को लगता था। चर्च में टाइथ नाम का कर 1/10वां हिस्सा वसूलने का इनको अधिकार था। सामंतों के पास लगान लेने का अधिकार था। घोड़े में, पालकी में सवारी का, विभिन्न जो विशेष अधिकार थे, बेगार लेने का, ये सारे अधिकार इस उच्च वर्ग के पास थे। ये विलासितापूर्ण उच्च वर्गीय जीवन जिया करते थे, ज़्यादातर नगरों में रहा करते थे, कर प्राप्त करने वाला वर्ग था और ऐशो आराम से जीवन बसर ये लोग किया करते थे। कुलीन वर्ग की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित थी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इन्हीं सामंतों और कुलीनियों के लिए ही था। इस वर्ग को राजा का समर्थन भी प्राप्त था और यह वर्ग राजतंत्र का समर्थक था। तो ये उदारवाद का विरोधी था। ये बड़ी बाधा थी कि इनके पास विशेष अधिकार थे। ब्रिटेन की रूढ़िवादिता, ब्रिटेन की जनता एवं यहाँ का समाज रूढ़िवादी समाज था, वर्तमान में भी है। आज तक वहाँ पर राजतंत्र है, जबकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स
की भी उपयोगिता बहुत कम है। एक बार इसको समाप्त भी किया गया था, किंतु उसके बाद पुनः उसको अपना लिया गया। तो ब्रिटेन का समाज अभी भी अपेक्षाकृत यूरोप के अन्य देशों से बड़ा रूढ़िवादी है, अपनी परंपराओं पर ज़्यादा आस्था रखता है। और इस काल में भी यही बात थी, ब्रिटेन की जनता परंपराओं में अधिक आस्था रखती थी। इस कारण यहाँ परिवर्तन आसान नहीं था और उदारवादी लोग परिवर्तन की मांग करते थे। उदारवाद परिवर्तन की मांग करता था। तो इस व्यवस्था में उदारता आसानी से लागू नहीं हो सकती थी। राजाओं की उदारवाद विरोधी सोच, राजा तथा राज परिवार से संबंधित लोगों एवं उनके समर्थकों की सोच पुरानी व्यवस्था के समर्थन में थी तथा वे नए विचारों एवं परिवर्तन के विरोधी थे। यह उदारवाद के विकास के मार्ग में बाधा के रूप में थे, क्योंकि शासन पर राजा एवं उसके समर्थकों का नियंत्रण था। तो राजा की उदारवाद विरोधी सोच थी, ये प्रतिक्रियावादी थे। स्वाभाविक है, राजा निश्चित रूप से शासन को और नीतियों को प्रभावित करता था। ये उदारवाद के विरोध में थे, तो बाधा थी। विचारकों एवं शासकों की क्रांति विरोधी एवं प्रतिक्रियावादी नीति। इंग्लैंड के शासकों के साथ साथ जो बुद्धिजीवी थे, उनके विचार भी क्रांति के विरोधी थे। जब भी फ्रांस अथवा यूरोप में क्रांति हुई, उसका विरोध इंग्लैंड में विचारकों के द्वारा और शासकों के द्वारा निश्चित रूप से किया गया। शासक भी प्रतिक्रियावादी नीति का अनुसरण किया करते थे, मानते थे, लेकिन क्रांति के भावनाओं का दमन इन्होंने तो किया था, और क्रांति के भावना के दमन में बुद्धिजीवी और विचारक भी साथ थे। बुद्धिजीवियों की सोच ये थी कि क्रांति अगर इंग्लैंड में होती है तो बड़ी अराजकता की स्थिति आ जाएगी। इस कारण से लोग उदारवादी भावना के दमन के पक्ष में वातावरण का निर्माण करते थे। तो जहाँ एक ओर शासक, दूसरी ओर जो इंग्लैंड के विचारक थे, वो भी ज़्यादातर प्रतिक्रियावाद के ही पक्ष में चले जाते थे और क्रांति और अराजकता के भय के कारण वो ऐसा करते थे। अगला, शिक्षा पर चर्च का नियंत्रण था। चर्च पुरातनपंथी एवं रूढ़िवादी विचारों का समर्थक था। यह चर्च कुलीनों के विशेषाधिकारों का भी समर्थक था तथा शिक्षा पर इसका नियंत्रण होने के कारण, क्योंकि शिक्षा चर्च में होती थी, इस कारण से स्वाभाविक रूप के चर्च के विचारों से जो विद्यार्थी थे वो प्रभावित होंगे। जैसे शिक्षक होंगे वैसे ही उनके विद्यार्थी होंगे। तो चर्च पुरातनपंथी और रूढ़िवादी विचारों का समर्थक था, या सीधे तौर पर कहें तो उदारवाद का विरोधी था। तो इस कारण से विद्यार्थी भी उदारवाद के समर्थन में नहीं हो सकते थे। अनुदारवादी राजनीतिक दल। इंग्लैंड में दो तरह की विचारधाराओं के राजनीतिक दल थे। उनमें अनुदारवादी दल अथवा टोरी दल अधिक शक्तिशाली था। यह उदारवादी विचारों का विरोधी था तथा रूढ़िवादी एवं प्रतिक्रियावादी विचारों का समर्थक था। यह उदारवाद के मार्ग में बड़ी बाधा थी, क्योंकि शासन सत्ता इनके हाथ में थी और ये उदारवाद का समर्थन नहीं करते थे। इसका स्पष्ट उदाहरण हमको मिलता है 1832 का जब एक्ट अधिनियम पारित हुआ, तो 3 बार ग्रे के द्वारा, प्रधानमंत्री ग्रे के द्वारा प्रस्ताव लाया गया। 3 बार तक उन्हें असफलता हासिल हुई थी। तीसरी बार में उनको सफलता प्राप्त हुई थी। तो इस तरह से अनुदारवादी दल भी एक बाधा के रूप में थे। अब हम देखेंगे ब्रिटेन में उदारवाद के उदय एवं विकास के लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां भी थीं। हमने बाधाएं तो देख ली कि ये बाधा थी, किंतु कुछ बातें ऐसी भी थीं जिसके कारण उदारवाद का श्री गणेश वहाँ पर हुआ और विकास की परिस्थितियां भी विद्यमान थीं। वो क्या थीं, उन परिस्थितियों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला है ब्रिटेन में लोकतंत्र के निकट की व्यवस्था। ब्रिटेन की शासन व्यवस्था लोकतंत्र के अधिक करीब थी। इसका कारण था कि यहाँ संसदीय शासन प्रणाली लागू थी, जबकि बाकी यूरोप में इस तरह की संसदीय प्रणाली कम देखने को मिलती है, और था भी तो इस तरह से इतना उदार नहीं था जितना कि ब्रिटेन में था। ये तुलनात्मक दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं। आधुनिक दृष्टिकोण से देखने से वो अनुदारवादी थी, लेकिन उस काल की परिस्थितियों के अनुरूप जब हम यूरोप के संदर्भ में देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि अपेक्षाकृत बाकी जगह की तुलना में उदार था। इसकी 2 सभाएं थी, एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स। द्वितीय सदन में जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते थे। इस तरह राजतंत्र के ऊपर इन सभाओं का और विशेषकर हाउस ऑफ कॉमन्स का नियंत्रण था तथा हाउस ऑफ कॉमन्स जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। अतः अन्य देशों की तुलना में ब्रिटेन में उदारवाद की अधिक संभावनाएं थीं, क्योंकि जनता की भागीदारी तो थी,
निश्चित रूप से अन्य देशों की तुलना में अधिक भागीदारी यहाँ पर थी संसदीय शासन प्रणाली के कारण। प्रेस यहाँ पर आज़ाद था। इंग्लैंड में इस समय प्रेस की आज़ादी थी। उदारवाद के विकास के लिए प्रेस का आज़ाद होना आवश्यक है ताकि उदारवादी विचारों का प्रचार और प्रसार आसानी से हो सके। इसके लिए यहाँ पर अच्छा वातावरण था। विचार स्वातंत्र अथवा भाषण की यहाँ पर आज़ादी थी। ब्रिटेन में विचार स्वतंत्र अथवा भाषण की आज़ादी प्राप्त थी जनता को। इस कारण उदारवादी सोच अथवा विचार के विकास की अधिक संभावना थी। यह लोगों तक इसी अधिकार के कारण आसानी से पहुंचाई जा सकती थी। राजा की तुलना में संसद का प्रभुत्व था। इंग्लैंड में राजा एवं संसद के बीच संघर्ष हो चुका था। 1688 जिसको गौरवपूर्ण क्रांति तथाकथित मैं कहता हूँ गौरवपूर्ण क्रांति थी, तो उस समय भी राजा और संसद के संघर्ष में संसद विजयी हुआ था। इसके पूर्व में गृह युद्ध हो चुका था। गृह युद्ध में भी राजा पराजित हुआ था। बाकायदा युद्ध लड़ा गया था। गौरवपूर्ण क्रांति में युद्ध हुआ नहीं, किंतु ये दोनों बड़ी घटनाओं से स्पष्ट हो जाता था कि संसद अधिक शक्तिशाली है बजाय राजा के, और इसके संबंध में कानून भी बनाए गए थे। तो संवैधानिक राजतंत्र वहाँ पर कायम हुआ था। तो स्वाभाविक है जब हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिकार बढ़ा, प्रतिनिधि सभा के अधिकार बढ़ गए, तो जनता के अधिकार आ गए, तो लोकतंत्र की भावना का विकास हुआ और साथ में उदारवाद का भी विकास हुआ था। तो संसद की शक्ति का बढ़ना गृह युद्ध और गौरवपूर्ण क्रांति में उसके अधिकारों का बढ़ जाना यह सिद्ध कर देता है कि उदारवाद के लिए अच्छी परिस्थितियां ब्रिटेन में विद्यमान थीं। अगला था ब्रिटेन की यूरोपीय अराजकता से दूरी। ब्रिटेन एक द्वीप देश था या द्वीप देश है। इस कारण यूरोप की मुख्य भूमि से यह पृथक था। इस कारण से यूरोपीय अराजकता का, अशांति का, क्रांति का सीधा असर यहाँ पर नहीं होता था। यूरोप की तुलना में ब्रिटेन में अपेक्षाकृत अधिक शांतिपूर्ण वातावरण था। यूरोपीय या महाद्वीप में होने वाले युद्धों से भी पृथक था, क्योंकि एक द्वीप था, इसलिए सीधे ब्रिटेन पर, उसकी मुख्य भूमि पर कोई आक्रमण नहीं होता था। इस कारण से यह अराजकता और अशांति से दूर था, जिससे उदारवादी विचारों को पनपने का अधिक अवसर था। ब्रिटेन की दलीय और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, ब्रिटेन में दलीय और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का प्रारंभ हो चुका था। यह व्यवस्था लोकतंत्रात्मक था तथा दल के अपने सिद्धांत एवं विचारधारा थे। जो उदारवादी नेता थे उनको अधिक समर्थन प्राप्त था, ज़्यादा लोकप्रिय थे। उदारवाद के वातावरण के निर्माण में यह दलीय व्यवस्था और मंत्रिमंडल की व्यवस्था अधिक सहयोगी थी, क्योंकि जनता से मिलते थे, जनता की मांगों को सुनते थे, उदारवाद से ये प्रभावित होते थे। इस तरह से दलीय जो व्यवस्था थी और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था थी वो लोकतंत्र के अधिक करीब थी और उदारवाद के अधिक करीब थी बजाय राजतंत्र के। देश की संपन्नता तुलनात्मक दृष्टि से यूरोप के संदर्भ में हम बात करें या विश्व के अन्य देशों के संदर्भ में बात करें तुलना की दृष्टि से, तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति यूरोप की तुलना में अच्छी थी। संपन्नता की स्थिति में विचारों का प्रसार आसानी से हो सकता है तथा जनता की रुचि किसी विचारधारा के प्रति अधिक पाई जाती है। यदि जनता अपने जीवन उपयोगी साधनों के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे तो विचारों से वह ज़्यादा प्रभावित नहीं हो पाता, उसके पास अवसर कम होते हैं। किंतु संपन्नता होने पर स्वाभाविक रूप से उदारता की भावना का या विचारधारा का इस तरह का विकास संभव होता है। तो देश संपन्न था, इसलिए अधिक अच्छा वातावरण था उदारवाद के लिए ब्रिटेन में। विचारकों की पृष्ठभूमि, ब्रिटेन में विभिन्न विचारकों का प्रभाव पड़ा था, जिनमें बेंथम, होलियॉक, हॉब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू प्रमुख थे, जिनके विचारों से इंग्लैंड बहुत प्रभावित था। अध्ययन करने में रुचि थी ब्रिटेन वासियों की, तो वैचारिक पृष्ठभूमि यहाँ पर विद्यमान थी और इसी के कारण उदारवाद के लिए यहाँ पर अच्छा वातावरण था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सीमित प्रभाव, ब्रिटेन के राजनीतिक परिदृश्य में हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रभाव सीमित था। हाउस ऑफ कॉमन्स शक्तिशाली होता जा रहा था, संसद और राजा पर उसका प्रभाव बढ़ गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य प्रतिक्रियावादी थे तथा उदारवाद के विरोध में थे, जबकि हाउस ऑफ कॉमन्स के उदारवाद के समर्थक थे। अतः ब्रिटेन में उदारवाद के पक्ष में वातावरण बन रहा था, क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का प्रभाव सीमित था और हाउस ऑफ कॉमन्स का प्रभाव अधिक था, तो जनता के प्रतिनिधि थे और उदारवादी थे। अगला, सशक्त मध्यम वर्ग। ब्रिटेन का मध्यम वर्ग सशक्त एवं जागरूक था। सामान्यतः सभी देशों में क्रांति अथवा विचारगत नेतृत्व
मध्यम वर्ग के द्वारा ही किया जाता है। कहीं की भी क्रांति आप उठाकर देखें, मध्यम वर्ग की भूमिका हमेशा आपको महत्वपूर्ण प्राप्त होगी। नेतृत्व वही वर्ग करता है। इसी तरह ब्रिटेन में भी मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण थी, तो ज़्यादातर उदारवाद का समर्थक था और ये वर्ग सशक्त था। जितना सशक्त था उतनी ही इसकी भूमिका भी सशक्त हो सकती थी। इस कारण से यहाँ पर उदारवाद के लिए अच्छा वातावरण था, क्योंकि मध्यम वर्ग सशक्त था। अमेरिका, फ्रांस तथा यूरोपीय देशों से प्रेरणा इंग्लैंड के लोगों ने प्राप्त की। अमेरिका इंग्लैंड के शासन के अंतर्गत था। आप सभी परिचित होंगे कि 1775 में यहाँ पर क्रांति हुई या युद्ध घोषित हुआ था जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। फिर फ्रांस ने इसमें सहयोग किया था, अन्य स्पेन और अन्य देशों का भी सहयोग मिला था और अमेरिका स्वाधीन हुआ था। तो अमेरिका इंग्लैंड के शासन के अंतर्गत था, किंतु ब्रिटेन की अनुदारवादी नीतियों के कारण ऐसा हुआ था। यदि वह उदारवादी नीति वहाँ पर अपनाता तो अमेरिका जैसा महत्वपूर्ण उपनिवेश ब्रिटेन का स्वतंत्र न हुआ होता। तो इस घटना का प्रभाव इंग्लैंड पर बहुत पड़ा और उदारवादी सोच और नीति प्रभावित हुई। और हम पूर्व में कई वीडियोज़ में चर्चा कर चुके हैं कि अमेरिकी क्रांति के बाद इंग्लैंड की नीतियां परिवर्तित हुईं। उपनिवेशों के प्रति नीति बदल गई, अपने देश के प्रति, आयरलैंड के प्रति, स्कॉटलैंड के प्रति और यहाँ तक कि अपनी जनता के प्रति भी सरकार उदार हुई। तो इस तरह से उदारवादी वातावरण के निर्माण में अमेरिका तथा फ्रांस और यूरोपीय देशों में जो क्रांतियां हो रही थीं, जो सुधार हो रहे थे, उसका प्रभाव इंग्लैंड पर भी पड़ता रहा और इंग्लैंड भी उससे प्रेरणा लेके कुछ सुधार के लिए तैयार हुआ था। तो वातावरण के निर्माण में यह भी महत्वपूर्ण कारण था। उदारवादी राजनीतिक दल ब्रिटेन में, जहां एक ओर अनुदारवादी दल टोरी दल था, वहीं उदारवादी दल विग दल भी था, जो सुधारवादी प्रवृत्ति का समर्थक एवं उदारवाद का पोषक था। ब्रिटेन में उदारवादी वातावरण बनाने में इस दल की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इसी दल के नेतृत्व में सुधार के कार्य ब्रिटेन में प्रारंभ हुए थे। नौ टोरीवादी जो थे, यद्यपि वो टोरी पार्टी के थे, लेकिन नौ टोरीवाद इसको कहा जाता है। कई मामलों में ये विगों से भी ज़्यादा उदार थे। तो इन्होंने भी विगों का साथ दिया था या सुधारवादी या उदारवादी वातावरण के निर्माण में इनका भी सहयोग महत्वपूर्ण था। 1830 की फ्रांसीसी एवं यूरोपीय क्रांति, ये अंतिम बिंदु हम देखेंगे। 1830 की फ्रांसीसी क्रांति एवं यूरोपीय क्रांतियाँ, बहुत सारी क्रांति यूरोप में हुई थी, आप सभी परिचित होंगे। 1830 और 1848 यूरोप में क्रांति का वर्ष कहलाता है। पहले फ्रांस में क्रांति शुरू हुई 1830 और 1848 में, और उसके पश्चात पूरे यूरोप में क्रांति घटित हुई थी। उसका प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा था। और एक प्रसिद्ध कहावत भी आप लोग इससे परिचित होंगे कि जब फ्रांस को जुकाम होता है या सर्दी होती है तो पूरा यूरोप छींकने लग जाता है। इसी के संदर्भ में ही कहा जाता था कि फ्रांस में अगर कोई घटना घटी, क्रांति हुई, तो उसका प्रभाव पूरे यूरोप में हम देखते थे। तो इसी प्रकार से 1830 में फ्रांसीसी क्रांति हुई और उस क्रांति के बाद अन्य यूरोपीय देशों में भी क्रांतियां हुई और इसका सीधा प्रभाव हम ब्रिटेन पर भी देखते हैं। सुधारवादी उदारवादी मांगों ने तीव्रता से वो बढ़ने लगे। इंग्लैंड के विचारकों का भी यह मत था कि ब्रिटेन को क्रांति अथवा अराजकता से यदि बचाना है तो उदारवाद और सुधारवाद का मार्ग स्वीकार करना होगा। टोरियों ने या अनुदारवादी दल ने समस्याएं उत्पन्न की, किंतु फिर भी लॉर्ड ग्रे प्रयासरत रहे और तीसरे प्रयास में अंततः सुधारवादी कानून पारित हुए। उदारवाद तो खैर विचारधारा के रूप में वहाँ था, जनता के बीच में, विचारकों के बीच में, किंतु 1830 में जो फ्रांस की क्रांति हुई और यूरोप में जो घटनाएं क्रांति की हुई, उसका सीधा प्रभाव इंग्लैंड में पड़ा और सभी ये समझ गए कि यदि इस तरह की सुधारवादी नीतियों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, उदारवाद को कानूनी रूप में प्रश्रय प्राप्त नहीं होगा, वह कानून का रूप नहीं लेगा, तो यह निश्चित था कि इंग्लैंड में भी क्रांति हो जाएगी। और इसीलिए 1832 में हम देखते हैं कि सुधारवादी, संवैधानिक सुधारवादी कानून पारित हुआ। उसके बाद फिर भी आंदोलन चला। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चार्टिस्ट आंदोलन, ज़बरदस्त आंदोलन चला और उसके आगे 1867 में अधिनियम पारित हुआ और लगातार अन्य सुधार भी किए गए। इसके बारे में हम अपने दूसरे वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो ये ब्रिटेन में उदारवाद, उसके लिए क्या अनुकूल परिस्थितियाँ थीं,
क्या प्रतिकूल परिस्थितियां थीं अथवा बाधाएं थीं, इन पर हमने इस पर चर्चा की और आगे उसका विकास किस प्रकार से हुआ था उदारवाद का इंग्लैंड में, और उसका मूल्यांकन अगले वीडियो में हम करेंगे।